Recording in progress. हाँ जी बच्चे, लेबर चैप्टर हमारे पास चल रहा है और लेबर चैप्टर में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। सभी को वो टॉपिक क्लियर है? नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे आपसे इन जनरल कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्टरी बात करनी है। सभी के पास बुक्स हैं और सभी के पास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में एक बार सभी लोग चलेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल आल्सो पुट चैप्टर नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ जी, मुझे चैप्टर नंबर 1 विच इज असेंशियली अ थियोरेटिकल चैप्टर, इसमें मैं बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। ये चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या बोला है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, वो कहीं ना कहीं हम अपनी पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, व्हाट इफ वन ऑफ द ब्रांचेस आर इन लॉसेस, तो उसको डिसकंटिन्यू करना है या कंटिन्यू करना है, इस तरीके के डिसीजंस लेना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कहीं पर कॉस्ट अगर हमारी अवॉइड हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है या रिड्यूस हो सकती है, वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जाती। ठीक है, तो आप कॉस्ट पहले से ही डिटरमिन करते हो इन एडवांस, एस्टिमेटेड कॉस्ट जिसे बोलते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट में अपना टारगेट प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है ऑफ ईच एक्टिविटी का मतलब ऑफ ईच ब्रांच, या अगर हम 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ABCD, तो चारों के इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी भी हम पता करेंगे, जो कि हमें P&L नहीं बताता था। असिस्टिंग दी मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये बड़ी जनरल सी बात है कि डिसीजंस लेने हैं, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। डिफरेंस क्या होगा दोनों में? कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन? कॉस्ट कंट्रोल में कॉन्स्टेंट, हाँ, बेसिकली ऐसे सोचो, लेमन सेंस में हम बोलते हैं। हाँ जी, लिमिट है। मैं बोलती हूँ कि अभी मेरा करंट वेट इज 60, मैं अपना एक्चुअल वेट नहीं बता रही हूँ। एग्जाम्पल लो कि मेरा करंट वेट इज 60, तो मैं एक सेंटेंस में बोल रही हूँ यार आई नीड टू कंट्रोल माई वेट, और एक दूसरा सेंटेंस है आई नीड टू रिड्यूस माई वेट। सो कंट्रोल माई वेट में मैं ये बोल सकती हूँ कि 60 से ऊपर ना जाने दूं, मैं उसको विद इन लिमिट रखूं, विद इन टिल 60 रखूं। और रिड्यूस मतलब 60 से एक्चुअली हम नीचे लेकर आए, 58, 57, 55 तक लेकर आए। तो ऐसे ही कॉस्ट कंट्रोल करना और कॉस्ट रिड्यूस करना दो अलग अलग बातें हैं। जस्ट लाइक वेट लॉस को लेकर बोला जाता है कि इट शुड बी डन इन अ हेल्दी मैनर, कोई क्रैश डाइट वगैरह ना हो जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ को खराब करें। ऐसे ही कॉस्ट रिडक्शन को लेकर बोला जाता है कि कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में ये ना हो कि आप सस्ता मटेरियल यूज कर रहे हो, आप अनस्किल्ड लेबर हायर कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो चीपर पड़ती है, कॉस्ट रिड्यूस तो हो गया, बट क्या हुआ, अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज डिक्लाइन। तो कॉस्ट रिडक्शन की डेफिनेशन में आता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट, also simultaneously ensuring that quality of the final good does not decline। बात समझ में आ गई जी? चलो बच्चे, वो दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, आज के सेशन में हमने मेनली सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। नाउ व्हेनेवर वी वांट टू क्लासिफाई एनीथिंग या कैटेगराइज एनीथिंग, तो वो कैटेगराइजेशन के कुछ क्राइटेरिया, कुछ बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल जी, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं और आपने उनको कैटेगरीज में बांटना है, तो कैटेगरीज का एक बेसिस कुड बी समर क्लोथ्स एंड विंटर क्लोथ्स, एक हो जाएगा। एक अनदर, वही कपड़ों को लेकर अदर कैटेगराइजेशन क्या हो सकती है, घर के कपड़े, बाहर के कपड़े। अदर कैटेगराइजेशन कलर वाइज, रेड पिंक ब्लू, अलग अलग कैटेगरी बना ली। उन्हीं कपड़ों को लेकर कैटेगराइजेशन बेसिस कुड बी टॉप्स एंड बॉटम्स ऑल्सो, या फेवरेट्स एंड नॉन फेवरेट्स ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही खर्चे तो हैं, उनको क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस बन जाते हैं। कुछ कुछ बेसिस आपने बचपन में पढ़े होंगे, जैसे कॉस्ट कुड बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड, वेरिएबल, एंड ऑल्सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ कुछ कॉस्ट आर सेमी वेरिएबल, वो ऐसे क्लासिफिकेशन हो जाएंगी। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है। जो आज के लिए मैटर करता है वो एक दो ही मैटर करता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब खर्चों को हम कैटेगरी में बांट रहे हैं तो एलिमेंट वाइज बांट रहे हैं।
इसके लिए थोड़ा सा आई विल नीड अ विजुअलाइजेशन। क्या आप में से किसी की फैमिली की कोई फैक्ट्री है, कुछ ऐसा काम है वहां पर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, किसी चीज की फैक्ट्री? एनीवन? हाँ जी। किस चीज की? पैकेजिंग मटेरियल की फैक्ट्री है। हाँ जी। स्वीट शॉप्स पर जो क्लॉथ बैग्स यूज होते हैं उसकी उसकी बेसिकली प्रिंटिंग है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ। उसके बाद प्रिंटिंग हो जाएगी। रॉ मेट जो, हाँ रोल होते हैं, हाँ वो पीपी की बन सेकंड में पीपी होता है और फॉर्मेशन फ्लो। ठीक है रॉन्ग ड्रिल प्लास्टिक, बेसिक रॉन्ग ड्रिल रॉन्ग ड्रिल प्लास्टिक है। ठीक है। वो रोल रहेंगे, उसमें पहले प्रिंटिंग हो जाएगी। प्रिंटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद से फर्दर प्रोसेसिंग उसमें जाएगी। हाँ वहां की बैग्स बन जाएगी। ठीक है। उसमें कटिंग हो जाएगी। ओके, पहले मतलब बेसिक मटेरियल आता है इन द फॉर्म ऑफ रोल, रोल के ऊपर प्रिंटिंग होगी, बाद में और भी कुछ उसके ऊपर काम होगा, एंड लास्ट स्टेज विल बी कटिंग। मेरे को तो समझ में आ गया, बट थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। अच्छा, कुछ और फैक्ट्री, मैं एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपको कुछ ढूंढ के दे दूँ, एक सेकंड देना। हाँ हम्म, ये एक्चुअली लैपटॉप में कुछ कुछ चीजें तो है। शांति जी, शांति, शांति। ओके ओके ओके, एक चीज मिल गई है, चलो देखते हैं। ओके, एक सेकंड दीजिए प्लीज। Online students, you are requested to confirm if you are able to see the screen. Online students, can you please confirm screen दिखाई दे रही है सभी को? हाँ ठीक है जी, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्ले अ वीडियो, वी आर गोइंग टू प्ले अ वीडियो। साउंड शायद सभी तक तभी पहुंचेगी जब आप लोग साइलेंट रहेंगे, क्योंकि साउंड मेरे लैपटॉप से आ रही है। शांति रखिए। That's it. ओके, हाँ जी जी, सभी ने वीडियो देख ली? एक सेकंड दीजिएगा। ऑलराइट, हाँ जी। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने एक जैम फैक्ट्री ऐसे वर्चुअली देख ली, और मैं आपसे पूछूं, टेल मी द लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल कॉस्ट दे वुड हैव इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग जैम।
स्ट्रॉबेरी, शुगर, लेमन भी था, लेमन डलता है, अच्छा, और लेबर, गैस, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट दिखा नहीं था बट चलो ठीक है, ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, लूज इक्विपमेंट्स मतलब लूज टूल्स, यस, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इनकी डेप्रिसिएशन लगती है मेनली, कैपिटल नेचर के होते हैं ये। हाँ जी, और कुछ रेंट, इतने सारे खर्चे, जब इतने सारे खर्चे तो ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस टू क्लासिफाई दोस कॉस्ट्स। अब हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन कहती है, आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, 3 जगह खर्चा बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। पहला होगा, पहला मटेरियल, मटेरियल ब्रैकेट में लिखेगा कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम, कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। सेकेंड कॉस्ट लिखिएगा लेबर, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, और तीसरी आइटम लिखिएगा एक्सपेंसेस, रेजिडुअल कॉस्ट, रेजिडुअल कॉस्ट। ये तीनों डेफिनेशंस आपने लिखी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आज तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना जिनके पास बुक नहीं है? अच्छा, आप इससे पहले की 2 क्लासेस आपने ऑनलाइन लगाई हुई, आपका नाम? ठीक है, ठीक है, मुझे सेशन के बाद रिमाइंड करवा दीजिए, ठीक है। हाँ जी, बच्चे सबसे पहले देखना मटेरियल कॉस्ट, आपको वीडियो के बेसिस पर मटेरियल कॉस्ट क्या आइडेंटिफाई हो रही थी? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आइडेंटिफाई हो रही थी, अच्छा। बट गोइंग विद द डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम, मैं स्ट्रॉबेरी के साथ साथ एक और एग्जांपल रखना चाहूंगी, मैं रखना चाहूंगी कि फैक्ट्री में स्टेशनरी भी इस्तेमाल होती है, नॉर्मल पेन, प्रिंटिंग पेपर वगैरह वगैरह, वो भी मटेरियल कॉस्ट है। गोइंग बाय डेफिनेशन दैट इज आल्सो कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम, टैंजिबल आइटम मतलब हाथ लगा सकते हैं जिसको, तो इवन स्टेशनरी इज आल्सो मटेरियल कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब लेबर मतलब कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, हमको जो वीडियो में हाथ दिखाई दिए थे वो ह्यूमन हाथ थे, एलियन हाथ या एनिमल हाथ नहीं था, वो ह्यूमन हाथ था। अब उस वर्कर को भी जो हम वेजेस पे कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, वो हमारे पास लेबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो मैनुअली जैम बन रही थी, कई बारी कुछ प्रोडक्ट्स मशीन से बनते हैं, जैसा कि शिवांश ने बताया मशीनें काम करती हैं, बट मशीनें खुद से काम नहीं करेगी, मशीन पर खड़ा होता है मशीन ऑपरेटर, तो वो मशीन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, उसकी वेजेस भी लेबर ही है, तो मैंने एग्जाम्पल में रखा मशीन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। बट गोइंग विद द डेफिनेशन, गोइंग विद द डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, और बहुत तरीके के ह्यूमंस लगाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, पियोन, अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूशन पर्सोनल, बहुत सारे लोग, मार्केटिंग पर्सोनल, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मैं एक चीज रख देती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी इज ऑल्सो लेबर कॉस्ट। अब बचा मेरे पास एक्सपेंसेस, डेफिनेशन क्या है, रेजिडुअल कैटेगरी, वो कॉस्ट जो कॉस्ट तो है बट वो मटेरियल कॉस्ट नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम नहीं है, वो लेबर कॉस्ट नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट नहीं है, फिर भी कॉस्ट है तो उसको हम भेज देंगे एक्सपेंसेस में, जो बच गया। एग्जाम्पल आई विल गिव यू, रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है जानते हो, क्या होता है? किसी का अगर हम आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कुछ यूज कर रहे हैं, जैसे जाम बनाने के लिए मैंने किसी की सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल किया या किसी के लेबल का इस्तेमाल किया, तो उनको उसके बदले दी जाएगी रॉयल्टी। नाउ रॉयल्टी इज नॉट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रेजिडुअल कॉस्ट है, इसलिए एक्सपेंसेस में डाल दिया। और इस लिस्ट में आइडेंटिफाई कीजिए आपको क्या दिखाई दे रहा है जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो एक्सपेंस बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, रेंट, इवन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है जी। मैं यहाँ पर सिर्फ वर्ड रख रही हूँ रेंट,
रे। हाँ जी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स कॉस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। बात समझ में आई है जी सभी को? अब फर्दर क्राइटेरिया की बात करते हैं। फर्दर बेसिस मेरा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिंप्लीफाइड पर्पस के लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब अभी के लिए मान लीजिए फिनिश गुड, जो कि इस वीडियो में मेरे पास था जैम। कौन सा खर्चा जैम को ट्रेसेबल होगा और कौन सा खर्चा जैम को ट्रेसेबल नहीं होगा? ट्रेसेबिलिटी क्या होती है जरा देखते हैं। आपने क्या करना है, आप मटेरियल कॉस्ट को दो जगह क्लासिफाई करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर कॉस्ट को दो जगह क्लासिफाई करेंगे, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए जी, ये वाली कैटेगरीज बनाओ, ये वाली कैटेगरीज बनाओ। हाँ जी, हेडिंग्स बना ली है। अब डेफिनेशन जो है वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके पास नेक्स्ट पेज पर प्रिंटेड रहेगी, बट मैं बता देती हूँ वैसे ही। हाँ जी बेटा, मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। बगल में अगर वर्ड डाल दोगे डायरेक्ट, तो वो टैंजिबल आइटम जो कि फिनिश्ड गुड का हिस्सा बनती है, दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। तो मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? टैंजिबल आइटम तो है, मटेरियल तो है, बट वो फिनिश गुड का हिस्सा नहीं बनती। एक्सक्यूज मी। अब बताओ, जैम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉबेरी और स्टेशनरी में कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है और कौन सा इनडायरेक्ट है? स्ट्रॉबेरी और इनडायरेक्ट हो गया स्टेशनरी। हाँ जी, तो मटेरियल की डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट मटेरियल की? दैट मटेरियल विच इज अ पार्ट ऑफ फिनिश गुड। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल की क्या बात हुई कि मटेरियल तो है बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिनिश गुड। और एग्जांपल भी यहाँ पर आ सकते हैं, अभी तो हमने स्टेशनरी बोला, एनी अदर मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल दैट यू कैन थिंक ऑफ। सोचिए, यूटेंसिल्स वगैरह, बट देन अगेन यूटेंसिल्स वर मोर लाइक कैपिटलाइज कॉस्ट, मतलब वो रेवेन्यू नेचर का कॉस्ट नहीं है। पता है ना, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। तो यूटेंसिल्स नहीं बोलूंगे, यूटेंसिल्स की डेप्रिसिएशन विल बी एन एक्सपेंस। ठीक है, एनीथिंग एल्स नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैम बट इन जनरल, इन जनरल एनी इनडायरेक्ट मटेरियल। झाड़ू पोंछा, डस्टिंग का कपड़ा, ये सब क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, मशीनरी में कई बार कुछ स्पेशल ऑयल, केमिकल, लुब्रिकेंट्स वगैरह डलते हैं, ये क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये कोई हमारा फिनिश प्रोडक्ट में पहुंचने वाली चीज नहीं है, बट स्टिल इट इज अ मटेरियल कॉस्ट। बट कौन सी मटेरियल कॉस्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक हो गया जी। चलो, लेबर की बात करते हैं। नाउ लेबर मतलब कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, बट वो ह्यूमन जो कि फिनिश गुड्स बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो कि रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कन्वर्जन में इन्वॉल्व हैं, उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। और वो ह्यूमंस जो कि कन्वर्जन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है ही नहीं, उनको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। हाँ जी बताइए। मशीन ऑपरेटर विल बी, मशीन डायरेक्ट लेबर, machine operator will be direct labor and indirect labor में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी गार्ड। तो सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके की इनडायरेक्ट लेबर नहीं हायर होती होगी। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आपका फैक्ट्री का स्वीपर, पियोन, सुपरवाइजर, मैनेजर, स्टोर मैनेजर। फैक्ट्री में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में फोर्क लिफ्ट चलती है। फोर्क लिफ्ट क्या होती है? पता है ना? फोर्क लिफ्ट मटीरियल्स लिफ्ट करने के लिए, फोर्क लिफ्ट का ड्राइवर हो गया जी। ऐसे ही ऑफिस में बैठा हुआ अकाउंटेंट, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, सेल्स पर्सोनल,
जो हमने डोर टू डोर डिलीवरी मैन को भेजे होंगे, सेल्स पर्सोनल भेजे होंगे, ये सब इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ एक्सपेंसेस के बारे में स्पेशली सुनिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो पता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर हो रहा है। फॉर एग्जांपल रॉयल्टी के बारे में बात करके हैं, रॉयल्टी किस लिए जा रही है? क्योंकि हमने जैम की रेसिपी कोई और किसी और की इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उनको पेटेंटेड रेसिपी है, इसलिए उनको हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं। सोचो क्या ये जनरल खर्चा है कि कल को यही मैं जो आज जैम बना रही हूं, कल को लेटर से मैं गारमेंट बनाने लग जाऊं, क्या तब भी मुझे जैम की रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी? नहीं। तो हम बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर वर्ड बोलते हैं दीज आर स्पेशल एक्सपेंसेस, स्पेशल टू दी प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारे पास जैम, जैम बन रही है इसलिए रॉयल्टी जा रही है। बट अगर आप रेंट के बारे में सोचो, रेंट के बारे में, रेंट तो हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन पे करती है जी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जैम बनाने वाली ही पे करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। तो रेंट हो गया एक तरीके से जनरल एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर आप डेफिनेशन में बोल सकते हो स्पेशल एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर डेफिनेशन में बोल सकते हो जनरल एक्सपेंस। नो, रॉयल्टी और रेंट में से कौन सा स्पेशल कौन सा जनरल? रॉयल्टी इज स्पेशल एंड रेंट इज जनरल। ऐसे ही बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वो भी क्या आ जाएगा? जनरल है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बात समझ में आ रही है जी? ओके, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर इस प्रीमाइसेस में सीए की क्लासेस चल रही हैं, इसलिए ये प्रोजेक्टर हमने हायर्ड बेसिस पर लिया हुआ है। अदरवाइज वैसे हमको और यहाँ पर रेंटल कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ रही है, राइट? अब सोचो अगर हम यहाँ पर सीए की क्लासेस ना चला रहे होते, प्रोबेबली शायद हमारा प्रैक्टिस वाला ऑफिस होता या कोई और ऑफिस होता, तब भी रेंटल कॉस्ट तो जा रही होती। क्या तब भी प्रोजेक्टर हायर हुआ होता? नहीं हुआ होता। सो फॉर अस प्रोजेक्टर हायर चार्जेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, whereas rental cost is an indirect expense। हमने स्पेशली सीए क्लासेस के लिए ही प्रोजेक्टर हायर किया हुआ है, बट क्या हम बोल दें हमने स्पेशली सीए क्लासेस के लिए ही हमने लिया जी, अदरवाइज कोई और काम करते रेंट ना पे करना पड़ता? ऐसा तो नहीं है, कोई और काम करते तब भी रेंट तो पे करना ही पड़ता। बात समझ में आ रही है जी? कैटेगराइजेशन ओके ना। आप देखो जितने भी आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सभी को मिलाकर हम एक नाम देते हैं और वो नाम है जी आपके पास प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट पेज पर चलिए, नेक्स्ट पेज पर चलिए। आपके पास ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे एक बॉक्स ब्लैंक दिखाई दे रहा है, वहां पर लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, प्राइम को हिंदी में ट्रांसलेट करना या लेमन वर्ड्स में ट्रांसलेट करना, प्राइम मेन 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 खर्चा, तभी डायरेक्ट कॉस्ट को बोल रहे हैं मेन मेन खर्चा है। और बाकी के जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको अगर हिंदी में बोले, आपने मुझे कल परसों एक वर्ड बताया था मैम, ऊपर ऊपर के खर्चे, ओवरहेड्स। यस, ओवरहेड्स। तो आप सेकंड बॉक्स में चलेंगे, आप सेकंड बॉक्स में चलेंगे जो कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे दिखाई दे रहा है, सेकंड बॉक्स। यहां पर लिखेंगे ओवरहेड्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑन यूटेंसिल्स वुड बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो मानवी, बात ये है कि अगर हम जैम ना बनाए, यूटेंसिल्स नहीं लगेंगे, बट देन अगेन वी विल बी प्रोड्यूसिंग मे बी सम अदर प्रोडक्ट, लेट अस से गारमेंट, गारमेंट को बनाने के लिए फिर से मशीन लगती है। अब हम बोलते हैं इन जनरल मशीनरी बड़ी स्पेसिफिक होती है, ऑफ कोर्स जैम बनाने के लिए अलग मशीनरी है और गारमेंट बनाने के लिए अलग मशीनरी है, बट देन अगेन डेप्रिसिएशन तो उधर भी लग रही है।
हम अपने क्लासरूम में फर्नीचर की डेप्रिसिएशन भी तो लगा ही रहे हैं। सो डेप्रिसिएशन ओवरहेड ही माना जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाता है। हाँ, मशीनरी की नेचर चेंज हो जाती है, यस, मशीनरी की नेचर चेंज हो जाती है, बट हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं लग ही रहा है, इसलिए इसे ओवरहेड ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखना जरा, अगर एक कंपनी एक गुड बना रही है, लेट से जैम बना रही है, और जैम की एक बॉटल बनाने की उन्होंने एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट की हुई है, लेट से ₹80, कहा जाता है कि इस टोटल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट वुड बी स्टिल 70 to 90%, डिपेंड करता है, मतलब इट इज गोइंग टू बी अ मेजर कंपोनेंट, और ओवरहेड्स हमेशा छोटी अमाउंट होती है, ठीक है जी। बट ओवरहेड छोटी अमाउंट तो होती है, बट नंबर ऑफ आइटम्स इन ओवरहेड्स इज टू मच। छोटा छोटा 10 रुपए का पेन है, इनडायरेक्ट मटेरियल बन गया, ओवरहेड्स बन गया। एक कपड़ा नॉर्मल डस्टिंग के लिए कपड़ा आता है, 20 रुपए का भी नहीं आता होगा, वो क्या बन गया, ओवरहेड बन गया। तो ओवरहेड्स की अमाउंट जो है कम होती है, बट नंबर ऑफ आइटम्स देयर आर सो लार्ज कि अब ओवरहेड्स को भी हम फर्दर ग्रुप करते हैं। हम ओवरहेड्स को लेकर भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ ओवरहेड्स होते हैं जो कि लगते ही सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री प्रीमाइसेस में हैं, उनको बोला जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उनको प्यार से फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोला जाता है। एक और नाम पड़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, लिख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, ये सब एक ही बात है। बेसिकली कहा जाता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लग रहा है, दैट विल बी कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसको कई बार हम ऑफिस ओवरहेड्स भी बोल देते हैं। वी ऑल नो फैक्ट्री प्रीमाइसेस अलग होता है बेटा जी, और ऑफिस प्रीमाइसेस अलग होता है। ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड अलग होगा, ऑफिस का रेंटल अलग जा रहा होगा, वहां पर बिजली का बिल अलग आ रहा होगा। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में हो रहा है, उसको हम बोल देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग ओवरहेड्स का मीनिंग होता है प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए किया गया खर्चा, उसकी प्रमोशन के लिए किया गया खर्चा, उसको हम बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड्स। एग्जाम्पल जी, हमने एडवर्टीजमेंट स्लॉट लिया है टीवी के लिए, या हमने न्यूज़पेपर में प्रिंटेड एड दी है छपने को, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलिंग ओवरहेड्स। हमने डोर टू डोर सेल्स पर्सोनल लगाए हुए हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, उनकी सैलरी विल बी सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है जी। और अगर हम ये बोल दें कि लेटर से हमने अपने प्रोडक्ट के साथ किसी चीज के फ्री सैंपल बांटने हैं, तो वो फ्री सैंपल भी इधर ही आ जाता है कि प्रमोशन का ही खर्चा आफ्टर ऑल, ठीक है, तो ये सब इधर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू डिलीवरी एंड डिस्पैच का खर्चा। जैसे कि हमने डिलीवरी वैन ली हुई है, उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, डिलीवरी पर्सोनल की सैलरी हो जाएगी, ये सारा डिलीवरी एंड डिस्पैच का खर्चा। कैरेज आउटवर्ड्स जो कि आप बचपन में एक वर्ड पढ़ते हो कैरेज आउटवर्ड्स, वो कहाँ आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाएगा। इनफैक्ट वेयर हाउसिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग मतलब जहां से डिलीवरी निकलती है, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में डाल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डिस्पैच, डिस्पैच की स्पेलिंग ठीक कर लेना, डिस्पैच ऑफ गुड्स। हाँ जी, तो हमने 4 ग्रुप्स में अपने ओवरहेड्स को बांटा बेटा जी। क्या क्या 4 ग्रुप्स है, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, 4 ग्रुप्स है। अब होता क्या, पुराने जमाने में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को क्लब करके एक ही ग्रुप बोला जाता था, ये पुराने जमाने की बात है। जो यहाँ पर बीकॉम रूट से बच्चा आ रहा है, शायद उन्होंने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इकट्ठा देखा होगा। इनफैक्ट हम भी काफी जगह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड इकट्ठा देखेंगे, बट थिंग इज जहां जहां पॉसिबिलिटी अलग से आइडेंटिफाई करने की, अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। अदरवाइज कभी कभार आपको इकट्ठा ग्रुप भी दिखाई देगा, एक ही नाम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट हमें पता है सेलिंग का मतलब अलग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग होता है। ठीक हो गया जी, चलो अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन को लेकर लास्ट चीज बेटा जी, लास्ट चीज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इस क्लासिफिकेशन में बोला जाता है कि हम ना एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है कॉस्ट शीट।
नो, जैसे कि अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन स्टेटमेंट आपकी क्या बनती है, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, ऐसे ही कॉस्ट शीट इज वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये कॉस्ट शीट क्या कह रही है, जितना आज आपने सीखा सब कुछ इकट्ठा कर दो आइटम वाइज। पहले डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर क्या कहलाता है, ये प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में एक एक करके ग्रुप ऐड करो। पहले ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो उसको बोला जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। बेसिकली फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री लेवल पर क्या खर्चे लगे, प्राइम कॉस्ट तो लगनी है, ऑल्सो फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी लग जाएंगे। फिर उसमें जोड़ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा, गुड्स को बनाने की कॉस्ट। ये बोला जाता है कि बनाने से काम नहीं चलता, बेचने का भी खर्चा लगता है, तो उसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वर्ड आ जाते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हिंदी में बोले गुड्स को बेचने, मतलब ऑफकोर्स बनाना भी इंक्लूडेड है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, गुड्स को बनाने और बेचने का खर्चा। तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज आवर टोटल कॉस्ट, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करो अपना टारगेट प्रॉफिट मार्जिन, तो सेल्स आ जाएगा, या अगर सेल्स गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कॉस्ट शीट। सभी को क्लियर हो गया कॉस्ट शीट जी? हमने पहले प्राइम कॉस्ट के बाद एक एक करके ग्रुप्स ऐड कर देने हैं। दिस कॉस्ट शीट इज अ बकायदा चैप्टर फॉर यू, चैप्टर नंबर 6 पड़ेगा शायद, आपको इंडेक्स देखना जरा, चैप्टर नंबर 6। अब होता क्या है, बीकॉम में या पुराने जमाने में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जब स्टार्ट करवाया जाता था, कॉस्ट शीट ही पहला चैप्टर बनता था। बट थिंग इज वो बीकॉम की बात है, जहां पर ये बोला जाता है ये रहा हमारे पास फॉर्मेट, और आपके पास अलग अलग आइटम्स दे दी, देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये ऑफिस ओवरहेड्स है, ये सेलिंग ओवरहेड्स है, वगैरह वगैरह, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो वहां पे क्वेश्चन कैसा बनता है कि फॉर्मेट लिखा और न्यूमेरिकल फिगर्स छापी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट शीट इज सो मच मोर, तो इसको मैं कभी भी पहले तो स्टार्ट करवाती नहीं हूँ इस चैप्टर को, जब तक आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड्स की, मैं आपको ये चैप्टर नहीं करवाऊंगी। आप सोचो मटेरियल चैप्टर हम करेंगे, इट विल मेनली केटर टू डायरेक्ट मटेरियल। अभी हम लेबर कर रहे हैं, इट विल मेनली केटर टू डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसी चैप्टर में कवर हो जाएगा। अब बच्चा क्या, ओवरहेड्स, सभी ओवरहेड्स, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब इसमें कवर हो जाएगा। अल्टीमेटली इन 3 चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने का लॉजिक भी ये रहेगा कि पता करना आखिर कॉस्ट शीट में कोई वैल्यू जा रही है तो कैसे जा रही है। डायरेक्ट मटेरियल अगर हमारे पास पहले से यहाँ पर गिवन है तो वो कैसे गिवन है, हाउ दैट वैल्यू इज कंप्यूटेड। डायरेक्ट लेबर में अभी हम लेबर चैप्टर जब पढ़ रहे हैं, अभी हमने वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, बट अभी करेंगे, पता करेंगे कॉस्ट शीट में वो वैल्यू गई तो कैसे गई, दैट विल बी दी क्वेश्चन हियर। ठीक है जी, ओके। मैं चाहती हूँ एक बार आप क्विकली रिवाइज कर लो इन चीजों को, देन वी विल गो बैक टू दी लेबर चार्ट। हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने, एनी डाउट, एनी कंसर्न? चलो, कमिंग बैक टू दी लेबर चैप्टर, अब हम पता करेंगे कॉस्ट शीट में वैल्यू कैसे पहुंचती है। मैंने आपको लेबर की फर्स्ट क्लास में अपनी कुछ कहानी बताई थी, वास्तविक कहानी थी। वो वास्तविक कहानी किस चीज को लेकर थी, एंट्री और एग्जिट,
उधर बीच में क्या हुआ मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, जो ग्लैमर पोर्शन था वो बता दिया था, हाँ घुमाने घुमाने लेके गए थे। असलियत काम को लेकर असलियत बताई थी मैंने, नहीं बताई थी। चलो अच्छा, आप सभी ने किसी भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के गले में फंदा देखा होगा, मैं उसे फंदा बोलती हूँ, आप उसे आईडी कार्ड बोलते हैं, ठीक है। वो आईडी कार्ड तो होता है, आईडी कार्ड के पीछे काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने ना पीछे एक एक्सेस कार्ड भी डाला होता है। ना व्हाट इज एन एक्सेस कार्ड? एंट्री और एग्जिट में वो पंच इन होता है बेसिकली। अभी जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो बायोमेट्रिक एंट्री भी होती है, अदरवाइज एक्सेस कार्ड के बेसिस पर भी एंट्री होती है। तो हमारे टाइम पर उस टाइम पर एक्सेस कार्ड ही था। अब एक्सेस कार्ड के यूसेज को लेकर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि सुबह सुबह लिफ्ट लॉबी, जैसे लिफ्ट से बाहर निकले प्रीमाइसेस में एंटर करना है, लंबी लाइन इसी बात की लगी हुई है कि एक एम्प्लॉय अपने एक्सेस कार्ड पे जाएगा, दरवाजा बंद होगा, फिर ही अगला जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे आजू बाजू 4-5 दोस्त चल रहे हैं, एक ने पंचन किया उसके साथ साथ लगते 5-6 चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर खड़ा करा गया है, टू इंश्योर एक एक्सेस कार्ड पर एक ही बंदा अंदर जा रहा है। और अगर मुझे अंदर से बाहर आना है तब अंदर से मुझे पंच इन करना पड़ेगा, तभी वो दरवाजा खुलेगा। होता क्या था, मेरा फ्लोर जो था जहां पर मैं काम कर रही थी वो 18th फ्लोर था, और उसी के नीचे 17th फ्लोर भी पीडब्ल्यूसी के पास था, और वहां पर बैठती थी आईटी टीम। अब कोई भी छोटा मोटा आईटी रिलेटेड इशू आ गया, उन लोगों को फोन करके बोलते थे, वो कहते आप तो ऊपर ही बैठे हो, नीचे आ जाओ, एक फ्लोर ही मुझे नीचे जाना है। बट तब भी ये करना पड़ेगा, 18th फ्लोर के अंदर से पंच इन करो, सीढ़ियां उतरो, फिर 17th फ्लोर के बाहर से पंच करो, तभी अंदर जाओगे। मैं इतना रोती थी सिक्योरिटी गार्ड को कि रोज इधर आती हूँ, कोई छुट्टी नहीं मैं लेती हूँ, आपको पता है मैं यही की हूँ। मेरा अब गेट इधर है, डेस्क उधर है, मैं एक्सेस कार्ड डेस्क पे भूल गई हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। इतना भारी भरकम, पता नहीं सन 70 का लैपटॉप होता था मेरे पास, फिर भी वो मुझे बोलते थे लैपटॉप यहीं छोड़ जाओ मैडम, बट अपना एक्सेस कार्ड लेकर आओ। एंड सोचो उनको क्या पड़ी है, मेरे पंच इन पंच आउट टाइम्स को रिकॉर्ड करने की उनको क्या पड़ी है? टाइम। ये लड़की ऑफिस आके भी ऑफिस में है कि नहीं है, लंच ब्रेक के नाम पे नीचे साइबर हब खुला नया नया, वहां पे बैठ तो नहीं गई 4-5 घंटे चिल कर रही है, कब गई कब आई, ये सब रिकॉर्ड करना। अच्छा, इस चीज को लेकर बड़े पक्के थे। एक और चीज को लेकर बड़े पक्के थे, उसको बोला जाता था वहां पर टाइम शीट। टाइम शीट में ये हर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास वेरियस क्लाइंट्स होते हैं, वो टाइम शीट भरवाते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि इस हफ्ते मैंने काम किया तो किस क्लाइंट के किस काम पर मैंने कितने घंटे लगाए। तो क्लाइंट कोड जनरेटेड होते थे, लेटर से क्लाइंट एबीसी। अब जो ये क्लाइंट है एबीसी कंपनी, इसके भी आगे मेरे पास मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। पीडब्ल्यूसी को ही उन्होंने बोल दिया तुम ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न भी फाइल कर दो, तुम ऑडिट भी हमारा कर दो, तुम हमारे कुछ जो पर्सोनल है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दो, तुम हमारा जीएसटी भी देख लो। तो एक ही क्लाइंट के मल्टीपल टास्क हमें मिल जाते हैं, उनको हम बोलते थे टास्क कोड। तो हम टास्क कोड में भरकर बुकिंग करते थे कि इस टास्क कोड पे मैंने इस हफ्ते 4 घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए हैं, सो ऑन। इस चीज को लेकर बड़े पर्टिकुलर थे कि वो बोलते थे तुम फ्राइडे को जब शाम को जाओगे लास्ट के 5-10 मिनट तुम इस चीज को डिवोट करोगे, या तुम वीकेंड पे घर से लैपटॉप ओपन करके कंप्लीट करोगे, बाई मंडे मॉर्निंग आपकी पिछले हफ्ते की टाइमशीट कंप्लीट होनी चाहिए। बड़े पक्के थे इस चीज को लेकर। तो एक बार की बात है, आई थिंक मुझे काम करते करते लगभग हो चुके थे 7-9 महीने, सीजन भी ओवर हो गया था, यही कुछ दिसंबर जनवरी की बात थी, सीजन तो नवंबर में ओवर हो जाता था। तो मैंने देखा जो मेरी एक सीनियर है, शी वॉज अ फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया उसके 2-3 महीने पहले वो, तो मुझे अगर काम करते करते 7-8 महीने है तो वो भी 10-11 महीने पुरानी थी। बट शी वॉज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनको डेजिग्नेशन होती है एसोसिएट, और उसका नाम था सोनल। मैं मेजोरिटी सोनल के साथ ही काम करती थी, मेरे और भी सीनियर्स थे, बट मेरा 70% काम सोनल के साथ होता था। तो एक फ्राइडे की बात है, मैं जस्ट अपने डेस्क की तरफ जा रही थी, उनका डेस्क भी आसपास ही था, तो मैंने देखा कि ना वो अपने लैपटॉप को घूर रही है, टाइम शीट खुली पड़ी है, और वो बस ना ऐसे घूर रही है फिर वो 2 मिनट बाद कुछ टाइप करती और चेयर पीछे कर लेती, फिर घूरी जाती। तो मैंने कहा सोनल, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि इस हफ्ते हमने किस पे काम किया, तो मैंने आपके साथ ही काम किया था, आई नो किस क्लाइंट पर क्या काम हमने काम किया है, मैं टाइम शीट भरवा देती हूँ आपको। कहती नहीं यार, ऐसा नहीं है कि हमने जो एक्चुअल काम किया वही हमको लिखना होता है टाइम शीट में, कॉस्टिंग में फर्क आता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो उस टाइम पर ना थोड़ी क्यूरियोसिटी मेरी जागी, ये कॉस्टिंग क्या है, कि कॉस्टिंग पर फर्क आता है, किस बात का फर्क आता है, हम क्यों एक्चुअल नहीं भर सकते। बट मैंने सोचा कि अगर मैं इसको अभी पूछ लिया, छुट्टी का टाइम हो रहा है, ये तो मेरे को बिठा लेगी। तो क्यूरियोसिटी मंडे तक पोस्टपोन करते हैं। बट मैंने उसको बोलता, एक चीज बोली कि मैंने अभी अपनी टाइम शीट नहीं भरी है, आप जो जो भर रहे हो मैं भी वही वही भर देती हूँ, मुझे बता। उसने अभी तक वो स्क्रीन की तरफ देख रही है, उसने एक्चुअली अब जाके नजर उठाई है, मेरे को देखा है, कहते अरे तुम लोग तो आर्टिकल लोगो, बड़े सस्ते लोगो, चलो जो मर्जी भर दो। तो सर्दियों का टाइम है, मैं ब्लेजर ब्लेजर पहना हुआ, और सस्ते लोग कह के वही बेइज्जती होगी। और जो मंडे को पूछना था कॉस्ट्यूम में क्या फर्क आता है, वो क्यूरियोसिटी भी वहीं मर गई, नहीं पूछती मैं मंडे को। बट बाद में जाके 1 साल जब गुजर गया ना, तो मेरे को समझ में आया कॉस्ट्यूम में क्या फर्क आता है। बेटा रियलिटी लाइफ की ये है कि अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो 4 घंटा, आप उसको फीस लाखों में भी चार्ज कर सकते हो। और जिसके लिए आप 100 घंटे लगा रहे हो, उसने फीस बड़ी चिंदी सी भी देनी हो सकती है। दिस इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं अगर सोनल, जिसने लेटर से क्लाइंट नंबर 1 पे काम किया होगा 10 घंटा, बट इससे अगर फीस नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो आ जाएगा ना कि इस क्लाइंट पर सो मच एम्प्लॉय कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड। कॉस्टिंग में फर्क क्या आता है कि पीडब्ल्यूसी जब भी किसी को रख रही है, सैलरी स्ट्रक्चर ऑफर करती है। उस सैलरी स्ट्रक्चर में देखो, चलो हम तो यार, हम तो आर्टिकल थे, हमारा स्टाइपेंड था 6,000 फ्लैट, बात ही खत्म। पर जिनके सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं ये बेसिक सैलरी होती है, ये डी होता है, ये तुम्हारा कमीशन बोनस अदर अलाउंसेस वगैरह वगैरह सब। राइट है जी। अब सोनल की जो एवरेज पैकेज था, वो पर मंथ मुझे लगता है उसका था 60,000 पर मंथ। सोनल फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का उस टाइम पर भी 60,000 था। कहीं ना कहीं उसको लेकर कॉस्टिंग क्या की हुई है पीडब्ल्यूसी ने, कि ये दिन में 8 घंटे तो काम कम से कम करेगी ही करेगी। ठीक है जी। और एक बारी साल में एवरेज ये 250 दिन तो काम करेगी करेगी। वैसे तो चलो 300 भी बोल सकते हो, अदरवाइज साल की एवरेज 250। इस 250 में से आप वो तो निकाल ही दो ना कि सैटरडे संडे हटा ही दो, क्योंकि 365 में से 52 वीकेंड्स के हिसाब से आप 104 दिन तो हटा ही सकते हो। बाकी फेस्टिवल्स की छुट्टियां आती हैं, बाकी इनकी पेड लीव्स अलाउड लीव्स भी आती हैं, तो उन्होंने एवरेज निकाला हुआ है कि एक एम्प्लॉय साल में एवरेज 250 दिन तो काम करेगा ही करेगा। अच्छा, तो एक हिसाब से आप पर आवर कॉस्टिंग निकालो। कंपनी कह रही है हम सोनल को पे कर रहे हैं हर महीने 60,000, पूरे साल का कितना पे कर रहे हैं, 7,20,000। पूरे साल में ये कितने घंटे काम करेगी, बताना। नहीं नहीं, कितना आ रहा है, 360 शायद, बताना कितना आ रहा है ये, 360 पर आवर। अगर अगर उन्होंने सोनल को हायर किया है, तो उसको हायर करने के लिए एक आर की कॉस्ट पड़ती है कंपनी को 360। मैं थी आर्टिकल, मेरा स्टाइपेंड था 6,000। बताना मेरी औकात। 1 घंटे का 36 रुपया। अब कंपनी क्या करती है, एट द ईयर एंड ना, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग टास्क कोड होते हैं, तो उन्होंने टास्क कोड उठाया लेटर से क्लाइंट एबीसी की ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न, जिसके लिए कंपनी को फीस मिली है लेटर से 50,000, वो इसमें से माइनस करवाएगी एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, इसमें से माइनस करवाएगी। आर्टिकल है जी हमारे पास आस्था, इसने इस ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न पर लेटर से 20 घंटे काम किया है, और इसकी पर आवर कॉस्टिंग है आस्था की 36, कितना कॉस्ट आ गया, 720। फिर इसमें आगे डेजिग्नेशन बढ़ाते जाओ, सोनल थी एसोसिएट, सोनल ने भी 20 घंटे लगाए हैं, बट इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है 7200। ठीक है जी। उसके बाद सोनल तो सिर्फ एक फ्रेशली हायर्ड बेसिक सीए थी, एसोसिएट, एसोसिएट के ऊपर होता है डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, और लास्ट में डायरेक्टर, जिसको हम फर्म में सीए फर्म्स में पार्टनर भी बोलते हैं। ये हायरार्की स्ट्रक्चर था। सोचो ऊपर हायरार्की जाते जाते पर आवर कॉस्टिंग कितनी आती होगी। पर आवर कॉस्टिंग जो सोनल की 360 थी, पार्टनर की जाते जाते कितनी आती होगी, वो 2-3 हजार पर आवर, 2-3 हजार।
और ऑफ कोर्स ये ऊपर आते आते इनके आवर्स भी कम हो जाते हैं। सोनल और मैं मिलकर 20-20 घंटे लगा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है वो लोग भी 20 घंटे लगा रहे हैं, वो लोग तो देखते भी नहीं, एक साइन करते हैं, बट फॉर्मेलिटी के लिए 1-1 घंटा तो वो यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। डेप्यूटी मैनेजर में भी 10 घंटे लगाता हूँ, मैनेजर में भी 4 घंटे लगाता हूँ रिव्यू में, डिस्कशंस वगैरह में, सीनियर मैनेजर में भी 2, असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर में खास लगाना नहीं है। बट पॉइंट इज ये कंपनी ने क्या तैयार किया है, एक तरीके से कॉस्ट शीट ही तो तैयार कर ली। इट इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कोई इधर मटेरियल कॉस्ट नहीं होने वाली, जो मेन है क्या है, लेबर कॉस्ट। थोड़ा बहुत वो बोल देंगे ओवरहेड्स भी तो लगते ही हैं, हर जॉब को कुछ ना कुछ ओवरहेड्स भी वो चार्ज करवाई देंगे, बट पॉइंट इज वो एक इंडिविजुअल टास्क की प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा हर ईयर एंड में होता है, और ऐसे बोला जाता है ये तो एक टास्क है, इस टीम्स के पास टोटल कितने टास्क थे, इस टीम की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आई है, एंड द टीम विद बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज डेफिनेटली अवॉर्डेड। आगे उनके बोनस वगैरह भी इसी चीज पे मैटर करते हैं। ठीक है, तो कब क्यों ना सोनल और सोनल के ऊपर बैठे सारे डेजिग्नेशन वाले लोग पार्टनर तक क्यों ना सोचे अपनी कॉस्टिंग के बारे में। फीस मिलनी है सिर्फ 50,000, अगर वो यहाँ पे भर भर के 20-30 हजार डालने लग जाएं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या दिखाई देगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बट कई बारी ऐसे काम भी आते थे, इनफैक्ट आई भी हुए हैं, जिसमें मुझे बोल दिया कि तू ये डॉक्यूमेंट बना और तू ही क्लाइंट को सीधा भेज, मुझे लगे दिन का 4 घंटा, उस चीज की फीस आ गई 50,000। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है। तो ऐसे में भर भर के दिखा दो कि तुम 50,000 में से तुमने, चाहे सीनियर ने कोई काम भी नहीं किया होगा, वो वहां पे अपनी बुकिंग दिखा सकते हैं, बट ऐसे काम भी होते हैं जहां पे लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फीस आती है बहुत कम। काम किया हमने 4 लाख के बराबर है, फीस उधर 1 लाख भी नहीं आनी होती, ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं। So it makes sense for Sonal and other senior members to think what hours they are booking while filling timesheet. They cannot fill their actual hours. बात समझ में आई है? आर्टिकल का क्या है, 36 रुपया 1 घंटा, 10 भर 20 भर, कितना हो जाएगा, 360 का 720 हो जाएगा, 300-400 रुपए से कोई फर्क नहीं चलता। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी? ओके, ये एक कंपनी के मैंने आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट शीट बता दी है। लेट्स थिंक अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नाउ। क्या एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी पहले से ऐसे ही पर रेट निकाल कर चलेगी? हाँ चलेगी। मुझे एक चीज बताओ, जब आप यहाँ पर आए हो, हमने आपको फीस पहले से कोट कर दी, अभी हमारी तरफ से सर्विस डिलीवरी पूरी तो नहीं हुई होगी, हमने तो नहीं बिल आपको बोला कि बेटा एक काम करते हैं, लेट्स वेट फॉर आवर एक्चुअल कॉस्ट टू बी इनकर्ड। आप पढ़ जाओ, हमारा जब ईयर एंड हो जाएगा तब हमको कैलकुलेशन पता चलेगी, हाँ जी क्या हमारी लेबर कॉस्ट थी, क्या हमारे ओवरहेड्स कॉस्ट थे, मन करा तब फीस दे जाना, नहीं था, आपको पहले से ही फीस स्ट्रक्चर बताया गया, उस फीस स्ट्रक्चर में पहले से ही हमने एक्सपेक्टेड कॉस्ट बिल्ट इन करे हैं, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत जोड़कर, थोड़ा बहुत ही होता है बेटा जी, आपको फीस वो करेंगे। ठीक है ना? अब इस कॉस्टिंग में एक बारी एसडी सर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको यहाँ पर क्या लग रही है, बुक्स की कॉस्ट लग रही है, मटेरियल कॉस्ट बोल दें, उनको लेबर कॉस्ट मैं दिखा रही दे रही हूँ, उनको लेबर और ओवरहेड्स, रेंट, लेबर मतलब ह्यूमन यार, ह्यूमन। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लेबर वगैरह सब ऐड करके, एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड ओवरहेड्स करके एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट पर आए, उसमें टारगेट प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आपको फीस कोट कर दी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन लेटर से जो जैम बनाने वाली है, वो बनाने से पहले सेलिंग प्राइस सोच के बैठी है। हमने उसमें देखा था लेबल लग रहा था, लेबल लग रहा था उस वीडियो में, वो लेबल पे एमआरपी नहीं लिखा होगा, लिखा होगा, बनाने से पहले सेलिंग प्राइस सोच के बैठे हैं। तो उस सेलिंग प्राइस को सोचने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट पर बॉटल ऑफ जैम निकाल ली होगी जी। ये एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, बट व्हाट इज देयर वे, उनका वे यही है कि कितना खर्चा पूरे साल में एम्प्लॉय के लिए होगा। जैसे के लिए सोनल के लिए था 7,20,000, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेसिस पर ये एम्प्लॉय पूरे साल में कितने घंटे काम करेगा। ठीक है जी, बट ये सारी एस्टिमेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉस्ट टू कंपनी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश इन हैंड विच इज गिवन टू वर्कर। इन दोनों में फर्क बताना, आपको पता है ये दो अलग अलग वर्ड्स है? अच्छा, जिनको नहीं भी पता, लेट अस से आपके किसी दोस्त भाई बहन बंधु सहेली किसी का भी नौकरी लगती है, ठीक है,
तो आपको बताया जाता है कि अच्छा हो मेरी प्लेसमेंट हो गई है, तो आप लोग थोड़ा सा अंदर ही अंदर सड़ोगे, भुनोगे, फिर पूछोगे अच्छा पैकेज कितने का लगा, तो वो बोलता है बंदा 10 लाख का लगा। अच्छा कैश इन हैंड कितना मिलेगा, पूछते हो ना ऐसे। बड़े, चलो आप लोग फिर भी बड़ी चिल जनरेशन हो, जो बड़े बुजुर्ग है उन्होंने मिलते ही सबसे पहले पूछना है, जब आप लोग बन जाओगे सीए, आपसे पूछोगे अच्छा कितने की नौकरी है, कंपनी कितना देती है, बेसिकली। तो अब हमारे जो पैकेज लगे होते हैं वो तो लगे होते हैं कॉस्ट टू कंपनी के हिसाब से, बट जो कॉस्ट टू कंपनी है क्या वही हमें कैश इन हैंड मिलता है, नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस, अच्छा Talks of medical. टैक्सेस, मेडिकल, पीएफ अलाउंसेस वगैरह वगैरह, ठीक कह रहे हो जी, ठीक कह रहे हो। अब कंपनी को जो कॉस्ट शीट में डालना है वो तो कॉस्ट टू कंपनी डालेगी ना, कॉस्ट टू कंपनी डालेगी। तो अभी हमारा मुद्दा है कॉस्ट टू कंपनी में क्या क्या आएगा। आप सभी के सामने बुक में एक टेबल तैयार है। टेबल क्या कहता है, न्यूमरेटर में हमको इन सभी चीजों का सम रखना है। क्या है सबसे पहली चीज, बेसिक सैलरी, उसमें ऐड किया जाएगा टियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। बच्चा टैक्स आप लोग पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पर ना डीए में वो बाइफरकेशन नहीं है, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह वगैरह, एक ही डीए चलता है, एक ही डीए चलता है। बोनस परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, कमीशन भी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। अदर अलाउंसेस में आपके पास एचआरए, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वट जो कि आपने सैलरी चैप्टर में पढ़ा, सब आ जाएगा। ऐड किए जाते हैं परक्विजिट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड अलाउंसेस एंड परक्विजिट, monetary and non-monetary? Allowances are given as cash, whereas perquisites are non-cash benefit. Can you give me an example? Perquisites का फैसिलिटी होती है, ट्रिप्स, रेंट फ्री अकोमोडेशन, यस, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मोबाइल फोन उठाकर दे दिया, वो भी उधर आ जाएगा। तो अगर मोबाइल फोन अलाउंस मिला है तो वो अलाउंस में आ जाएगा, फोन ही दिया हुआ है और जिसका बिल पे कर रहे हैं वो लोग, तो वो परक्विजिट्स में आ जाएगा, ठीक है जी। हम सभी जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, ग्रेचुटी वगैरह होता है, और आपने ईएसआई वहां पर पढ़ा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नहीं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वैसे वर्ड से वाकिफ है आप लोग, लॉ वगैरह में? नहीं, अच्छा देखो एम्प्लॉयज के लिए होता है, बट स्पेशली दी फैक्ट्री वर्कर्स विच आर वर्किंग इन हैजार्डस कंडीशंस, तो उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। एंड जस्ट लाइक पीएफ, इसमें भी कंट्रीब्यूशन जो है कुछ डालता है एम्प्लॉयर और कुछ डालेगा एम्प्लॉयर। तो पीएफ और ईएसआई में तो ये बात हो जाती है, कुछ डालता है एम्प्लॉयर, कुछ डालता है एम्प्लॉय। अब कॉस्ट टू कंपनी में क्या आएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी अ कॉस्ट टू कंपनी, क्योंकि वो एम्प्लॉय का खुद का बर्डन है, उसका खुद का कॉस्ट हेडेक है, ठीक है जी, ये चीज क्लियर है ना सभी को। इन सभी को जोड़कर हमारे पास आता है ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। नाउ नॉर्मल टाइम को डिस्टिंग्विश किया जा रहा है ओवर टाइम से। नॉर्मल टाइम मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स, और ओवर टाइम मतलब बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। डिस्टिंग्विश क्यों कर रहे हैं ये भी आगे आपको समझ में आ जाएगा, बट बहुत बहुत जरूरी है इनको अलग से आइडेंटिफाई करना, ठीक है जी। तो इन सबको मिलाकर हमारे पास आ जाती है ग्रॉस लेबर कॉस्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल लेबर कॉस्ट विच इज कॉस्ट टू कंपनी। बात समझ में आई सभी को। अब जो कैलकुलेट करना है कंपनी को, वो कैलकुलेट करना है एक वेज रेट पर आवर। उसके लिए न्यूमरेटर में रखेंगे ग्रॉस लेबर कॉस्ट, नहीं बेटा, बेशक एरो बना लो, एरो बना लो आप लोग भी। क्या रखेंगे न्यूमरेटर में, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। सोचो एक बार, सोनल के लिए जो उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट करना था कि सोनल की पर आवर कॉस्टिंग क्या है, उनको पहले से थोड़ी ना पता होगा सोनल कब कब क्या क्या ओवर टाइम करेगी। उनको तो ये पता होगा कि हम नॉर्मली सोनल को कितना पे करेंगे, तो उसके हिसाब से नॉर्मल टाइम वेजेस विल बी द न्यूमरेटर। क्लियर हुआ जी। अब डिनोमिनेटर में हमने डाला है समथिंग कॉल्ड इफेक्टिव लेबर आवर्स। नाउ व्हाट आर इफेक्टिव लेबर आवर्स, टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। अब बेटा जी ये आइडल वर्ड क्या होता है, आइडल फ्री, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है खाली वर्ड आइडल टाइम की, दैट टाइम विच हैज बीन पेड फॉर, पेमेंट जा रही है बट वर्कर उसमें काम नहीं कर रहा, दैट टाइम विच हैज बीन पेड फॉर बट वर्कर इज नॉट वर्किंग इन दैट टाइम, इट इज कॉल्ड आइडल टाइम।
बगल में वर्ड डाल दिया नॉर्मल, कि वो खाली टाइम तो होगा ही होगा, अनअवॉइडेबल रीजन है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, कुछ टाइम खाली जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, अच्छा ऑफिस प्रीमाइसेस में एंटर कर गई, मेरा टाइमिंग तो आ गया, बट क्या मेरे टाइमिंग पे ही हमारा काम चालू हो जाएगा? नो, कुछ सेटअप टाइम भी लगता है। द मोमेंट आई एंटर द इंस्टीट्यूट, इज दैट द मोमेंट आई स्टार्ट टीचिंग? वहीं सीढ़ियों से बोलती हुई आ रही हूँ, हाँ जी बेटा, नहीं ना, सेटअप टाइम मेरा लगता है यहाँ पर आ, ठीक है, तो जो टाइम गैप है दैट वो क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल है बेटा, ये चीज तो बड़ी नॉर्मल है। अच्छा, allowed leaves will also come under normal idle time, तो total hours are going to capture all hours, इसमें से आप माइनस कर सकते हो कि allowed leaves जो है। सो एनी आइडल टाइम विच इज फॉर अ नॉर्मल रीजन, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल आइडल टाइम। अच्छा, इसके कंट्रास्ट में एक अबनॉर्मल आइडल टाइम भी होता है, जिसकी ट्रीटमेंट अभी नहीं आएगी, बट कभी ना कभी आएगी, इफ नॉट टुडे कल की क्लास में आ जाएगी। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होगा? वो टाइम जो खाली गया, बट दैट हैपन ड्यू टू अ अब नॉर्मल रीजन। लाइट चली गई, मशीन पावर कट हो गया, बिल्कुल मशीनरी ब्रेक डाउन। अच्छा, एनी नेचुरल कैलेमिटी दैट हैज हैपेंड, जिसकी वजह से वर्कर काम नहीं कर पाया। अब हुआ क्या था, मैं हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जब हम काम कर रहे थे एक बार अर्थक्वेक आ गया। अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक ज्यादा फील होता है। 18वें माले से पहले नीचे गए सीढ़ियों से, लिफ्ट तो क्योंकि अलाउड नहीं होती अर्थक्वेक में। फिर आफ्टर शॉक्स के डर में 2 घंटे वहां टाइम पास कर लिया। फिर उसके बाद लिफ्ट लॉबी में लाइन लग गई, क्योंकि पूरी बिल्डिंग अब ऊपर जाने को हो रही है, तो 1 घंटा और टाइम पास कर लिया। फिर सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के ऊपर गए, टाइम पास करते करते पूरा दिन निकाल। अब नॉर्मल आइडल टाइम, हमारे कोई पैसे कटे उसमें? नहीं, बट कब काम हुआ? नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड अब नॉर्मल आइडल टाइम, जो कि अवॉइड हो सकता था, या बोलते थे कंपनी फोर्सी नहीं कर सकती ऐसा टाइप। ठीक है जी, ओके। चलो, अब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली आज आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करवाया, तो अभी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग सो जाओगे। फटाफट से फटाफट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आओ, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ बेटा जी, फिफ्थ, फिफ्थ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ो जरा। A worker is paid 10,000 per month and a dearness allowance of 2,000 per month. Worker contribution to PF is 10% and employers also contributes the same amount as the employee. Employees state insurance corporation premium is 6.5%, of which 1.75% is paid by employees. It is the firm's practice to pay 2-month wages as bonus each year. Number of working days in a year are 300 of 8 hours each. Out of these, the workers is entitled to 15 days leave on full pay. Calculate wage rate per hour for costing purposes. हाँ जी, रिक्वायरमेंट है वेज रेट पर आवर। मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? न्यूमरेटर में आएगा ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, डिनोमिनेटर में आएगा इफेक्टिव लेबर आवर्स। पहले आप डिनोमिनेटर के बारे में सोचिए, पूरे साल के इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने होंगे? आवर्स बेटा, आवर्स, डेज नहीं, आवर्स। 2280 बता रहे हो? 2280, ये 2280 कैसे आ रहा है? 300 में से हमने 15 डेज माइनस किया इंटू 8, बच्चा ये 15 डेज नॉर्मल आइडल टाइम ही तो है। क्यों, कैसे पता चला नॉर्मल आइडल टाइम है? कंपनी अलाउ कर रही है, कह रहे हैं वर्कर्स इज एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मतलब उसका हक है छुट्टी लेना 15 दिन की। तो कंपनी अगर ये हक दे रही है, मतलब कंपनी मान के चल रही है कि ये 15 दिन वर्कर छुट्टी पे ही होगा। चलो जी, आपने पता किया पहले इफेक्टिव लेबर आवर्स। 300 दिन में से 15 दिन नहीं काम होगा, तो ये आपने मुझे बताया 2280। अच्छा बच्चे, मेरा आपसे सवाल, ये 2280 फिगर है, किस ड्यूरेशन को परटेन करेगी? मंथली, वीकली, क्वार्टरली, एनुअल? एनुअल। अगर मेरा डिनोमिनेटर एनुअल है, तो न्यूमरेटर को भी एनुअली कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? चलो, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, आपने ब्रैकेट में वर्ड लिख दिया एनुअल।
हाँ जी, बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी बेसिस पर, नॉर्मल टाइम बेसिस पर क्या क्या आएगा, स्टार्टिंग से देखते चले। वेजेस आएगा, हाँ जी, बेसिक सैलरी नाम दे सकते हैं इसे। कितनी गिवन है, 10,000 पर मंथ, इंटू 12 किया, 1,20,000। अच्छा, ऐड किया उसमें डियरनेस अलाउंस, कितना है, कितना आ गया, 24,000। बच्चे आप ना एक बार इन दोनों को ऐड करके बताना, मैंने क्यों ऐड करवाया, जरा बात को सुनो। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, क्या कितना गिवन है, 10%। अब सवाल आता है 10% किसका, 10%। बेसिकली एक ना नोट लिखा है पहले पेज पर, नोट मैंने आपको पढ़वाना था, आप पढ़ना जरा नोट, पहले पेज पर एक नोट लिखा है। If question is silent, bonus and contribution to provident fund, employee state insurance, etc. are to be based on basic salary plus DA. तो क्वेश्चन जब तक इंस्ट्रक्शन कोई नहीं दे रहा, आपने इस 1,44,000 के बेसिस पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह बेस करवा देनी है, इवन बोनस भी इस पर बेस होगा। हाँ जी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, इन्होंने बोला था वर्कर कंट्रीब्यूशन, बट कह रहे हैं आगे एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स द सेम। 10% किसका, 1,44,000 का, यानी कि 14,400। चलिए, नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। हाँ जी बच्चे, सेंटेंस पढ़िए एक बार सभी लोग ध्यान से। It is 6.5% of wages, of which 1.75 is paid by employee। सेंटेंस स्क्रीन पर भी रख देते हैं। 6.5% में से 1.75 तो एम्प्लॉय ने पे करना है, तो एम्प्लॉयर ने कितना पे करना है, 0.75। ठीक है, 6.5 माइनस 1.75% ऑफ 1,44,000। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है ये, 6,840। ठीक है जी। नेक्स्ट, बोनस, बोनस इज 2 मंथ वेजेस, 2 मंथ वेजेस मतलब बेसिक प्लस डीए। हाँ जी, 24,000, कोई और खर्चा नहीं दिखाई दे रहा, दिस इज योर ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस कितनी आ रही है, 189,240 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स 2280। हाँ जी, तो वेज रेट पर आवर कितना आ रहा है, 83। काफी कम है, मेरे जैसे ही होगा कोई। वेज रेट पर आवर इज 83, ये शुक्र करो 83। पुराने जमाने में यही क्वेश्चन था, एक एक जीरो काट के आंसर आता था 8.3। अच्छा, आप मेरे ऊपर क्या हंस रहे हो, आपको भी इतना ही मिलना है। 6,000 मैं कह रही हूँ, चंडीगढ़ में कोई फर्म नहीं 6,000 देगी, ये तो बिग फोर दे रही है। आपको तो 1,200 भी मिल जाए, उसमें भी खुश रहेगा, मिल जाए उसमें ही खुश रह लेना। कई बार तो इमेजिन कुछ कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स के चेक बाउंस हो रहे हैं आर्टिकल स्टाइपेंड के, 1,200 का, 1,000 रुपए का चेक बाउंस हो गया, ये हो रहा है। यहाँ हमारे पुराने स्टूडेंट्स रोते हैं मैम कि ऐसे, एक तो मिलता नहीं है, जब मिलता है चेक बाउंस हो जाता है, ये हाल है। मिल जाए तो उसमें खुश रहना चाहिए।
हाँ जी, एनीवे आंसर आ गया सभी के पास 83। अब बेटा ये 83 पर आर एस्टिमेटेड वेज रेट पर निकाल लिया। अब इसका लॉजिक क्या है कि लेटस से ये कंपनी है चेयर मैन्युफैक्चरिंग में, चेयर बना रही है, चेयर बना रही है तो डायरेक्ट मटेरियल वुड की कॉस्ट इसको जैसे ऐड करनी है कर देगी, वो हम मटेरियल चैप्टर में सीख लेंगे। अब उस एक चेयर को बनाने में वर्कर के द्वारा लगते हैं 15 घंटे, मैनुअली काम होता है। तो वर्कर का इफेक्टिव रेट पर आर कितना है? 83। तो चेयर की जब कॉस्ट शीट बनेगी तो उस कॉस्ट शीट में डायरेक्ट लेबर कितनी जाएगी? 83 मल्टीप्लाइड बाय 15 घंटे, जो भी है 1245। ठीक है, मान लो जब ये एक चेयर बन गई और ये बनी है बड़ी बेसिक लेवल ऑफ चेयर, फिर बनी थोड़ी सी लग्जरी लेवल की जिसपे थोड़ा सा हाथ का काम ज्यादा लगना था, मे बी उसमें 25 घंटे लगते, तो वो लग्जरी चेयर की अलग कॉस्ट शीट बनेगी। वहां पर लेबर कॉस्ट कितनी जाएगी? जो भी जाए, जो भी जाए। तो समझ में आ गया ये वेज रेट पर आवर निकालने का ऑब्जेक्टिव, ताकि चेयर बनाने से पहले ही उसकी कॉस्ट शीट बन जाए और सेलिंग प्राइस कोट किया जा सके। क्लियर है सभी को? ओके जी, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे करके बताएंगे ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1। रीडिंग आपकी, एग्जीक्यूशन आपकी, आपके सामने क्वेश्चन रख देते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। स्क्रीन पर आपके सामने सोल्यूशन है, उसका मैच कर सकते हैं। बच्चे बहुत बहुत जरूरी कि आप ये ना इंटरनल कॉलम में वर्किंग ऐसी जरूर लिखें। आप डायरेक्टली एक्सटर्नल कॉलम में रुपी वैल्यू लिख देंगे, आंसर तो सही आ जाएगा, प्रेजेंटेशन का एक आधा नंबर कट सकता है। आप ये नहीं कहोगे मैम हमने खुद ही मन मन में मल्टीप्लाई कर लिया था या कैलकुलेटर में कैलकुलेट तो हो ही गया था। ना आपका मन जा रहा है एग्जामिनर के पास, ना कैलकुलेटर जा रहा है, आपका रिटन कंटेंट जाएगा। तो प्लीज राइट इंडिविजुअल वर्किंग्स इन द इंटरनल कॉलम, स्किप नहीं करना उसे।
हाँ जी, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क में मार्क कर लीजिए, सॉल्यूशन ऑलरेडी चैप्टर के एंड में आपके पास है उसका, होमवर्क में कर लाइएगा क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क में कर लाइएगा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्क्रीन हटा सकते हैं ना, 108.6 आ गया। चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम वर्सेस अब नॉर्मल आइडल टाइम। मैंने आपको नॉर्मल आइडल टाइम के बारे में तो बता दिया कि नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, कि विच इज अनअवॉइडेबल, विच इज गोइंग टू हैपन, इसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस नहीं कर सकती है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज ऑलरेडी फोरसीन एंड फोरकास्टेड ऑल्सो। अब नॉर्मली समथिंग विच इज बियॉन्ड दैट, लेट अस से जी, ये बोला गया कि इफ एन एम्प्लॉय इज स्पेंडिंग टाइम इन टाइम आउट एक्सेस कार्ड के बेसिस पर पता किया गया कि 9 आवर्स वो प्रीमाइसेस में है, अब कंपनी ऑन अ वेरी रीजनेबल बेसिस विल से 9 में से 1 घंटा वर्क करने, लंच ब्रेक टी ब्रेक लेनी ही लेनी है, तो अल्टीमेटली उससे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी कितनी एक्सपेक्टेड है, 8 आवर्स, 8 आवर्स की, राइट, 8 आवर्स की। ओके, तो वो बेसिकली वर्कर से टाइम शीट भी भरने को 8 आवर्स की ही कहती है, और हमने अगर वो वेज रेट पर आवर निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कितना रखेंगे, आवर्स को 8 आवर्स पर डे के हिसाब से रखेंगे, ऑलराइट। अच्छा, एक पर्टिकुलर डे ड्यू टू अर्थक्वेक टाइम शीट 8 आवर्स की भरी नहीं जा सकी है, लेट अस अज्यूम कि टाइम शीट एक्चुअल बेसिस पर भरी जाती है, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें देखकर हेरा फेरी नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया वैसे तो हेरा फेरी होती है फीस को देखकर, बट लेट अस से हेरा फेरी नहीं है, जो काम हुआ उस हिसाब से टाइम शीट भरी गई। एक दिन अर्थक्वेक आ गया तो टाइम शीट भरी ही 3 आवर्स की गई, तो अगेन 5 आवर्स का हमको आइडल टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बट ये आइडल टाइम होगा अब नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। सो 1 आवर विल बी नॉर्मल आइडल टाइम, 5 आवर्स विल बी अब नॉर्मल आइडल टाइम। हमने नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट तो सीख लिया बेटा, नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या है कि इफेक्टिव लेबर आवर्स निकालते वक्त उनको माइनस करवा देते हैं, बट अब हम सीखते हैं अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट। बाय द वे अभी लेबर के कॉन्टेक्स्ट में टर्म्स चल रही हैं आइडल टाइम, कल को मटेरियल चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर शॉर्टेजेस वर्ड आएगा, लॉस वर्ड आएगा, उनके बगल में भी नॉर्मल अब नॉर्मल वर्ड्स आ जाएंगे, तो इन जनरल मैं आपको नॉर्मल लॉसेस या अब नॉर्मल लॉसेस के बारे में बताती हूँ। एंड जो ये ट्रीटमेंट आपको बताने जा रही हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई स्पेशल फंड है, दुनिया की नॉर्मल रीत है। ऐसा है, मेरे घर पर जो प्याज लिया जाता है ना मार्केट से, ऐसे रिटेल वैल्यू पर नहीं लिया जाता। मैं ओरिजिनली एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, वहां पर मेरे फादर के फार्मर वगैरह से लिंकिंग है, तो डायरेक्टली 1 क्विंटल या 2 क्विंटल खरीद के रखे जाते हैं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल मतलब इकट्ठे 100 या 200 किलो, फिर वो हमारी ज्वाइंट फैमिली स्प्रेड इनटू 4 अलग अलग फैमिलीज, तो जगह 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 थोड़े बहुत चले जाते हैं। सो आई बिलोंग टू, माई होम टाउन इज रायपुर रानी, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अगर किसी ने सुना होगा, तो मैं वहां से हूँ। वहां पर हमारा घर है मेनली, वहीं पर ही स्टोर है, तो वहां पर ताई जी रहते हैं, उनको बोलते हैं कि अच्छा हमारे घर का प्याज खत्म हो गया, आप ही भिजवा दो, मेरे पापा रोज उधर जाते हैं। तो दिस इज हाउ पंचकुला में जितने भी हम 2-3 फैमिलीज और रह रही है वहां का भी प्याज चल रहा है, हमने आज तक लाइफ में मार्केट से प्याज नहीं खरीदा होगा। तो और ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया लगाने वाले मेरे पापा जी और उनके जो बड़े भाई है मेरे ताया जी, दे बिजनेसमैन, तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि कहाँ पैसा बच सकता है, बचा लेंगे, हमको बड़े होलसेल वैल्यू पर मिल रहा है। वैसे प्याज की आज के डेट में मार्केट वैल्यू क्या हो, 60 पर केजी, हमने इफेक्टिवली उसको, हाँ जी, 38 में लाया था। 38 में आपको, बेटा जी सुनो, कल 60 थी, मैं कह रही हूँ बेटा जी आप लोग फिर भी अच्छे हो, एटलीस्ट आपको लेटेस्ट वैल्यूज पता है, मेरे को तो वो भी नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। चलो लेटेस्ट से मार्केट वैल्यू अगर 60 की भी है, हम बेयरली उसको ऐसे रेट पर खरीदते हैं कि अगर मैंने 100 किलो खरीदे हैं ना, या मेरे पापा जी ने खरीदे हैं, तो उनको 15 पर केजी में पड़ता होगा, तो उन्होंने तो 1500 दिए और क्विंटल की बोरी आ गई हमारे पास, ठीक है जी। बट जब हम ये 100 केजी लेकर आ रहे हैं, पहले से ही पता है कि जब तक इसके खत्म होने की बारी आएगी, वो बोरी में ना छोटी छोटी प्याजियां सी रह जाएगी या सड़ गल जाएगा थोड़ा सा, ऑफ कोर्स पता है कि 100 लेकर भी हमारे काम की चीज तो 90 की निकलेगी, पता होता है पहले से चीज। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमको प्याज जो है, हम अपने ना पड़ोसियों को बोस्ट करते हैं हम सस्ता प्याज लेते हैं, तो हम ये नहीं बोलते हमको प्याज जो है 15 पर किलो में पड़ता है, हम बोलते हैं हमको प्याज 1500 डिवाइडेड बाई 90 करना,
16 पॉइंट समथिंग। हम पे बोलते हैं हमको प्याज 16, 16.5, 17.5 अप्रोक्सीमेटली 17 में पड़ जाते हैं, 15 नहीं बोलते। ठीक है जी, ओके, पता ही है इसमें से 10 केजी तो जाना ही जाना है, तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा प्याज कितना निकलेगा, 90। 2-3 साल पहले की बात है, हम जा रहे थे वेकेशन पे, घरों को ताला लगाना था, मेरी मम्मी ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दी कि बाहर ना स्टोर में प्याज पड़ा है, खुला मत छोड़िए उसको, वापस आके किचन में रख दे, अदरवाइज वैसे स्टोर में पड़ा होता है कि पीछे से कुछ भी हो जाता है, बारिश आंधी तूफान हो जाता है, खुले में ना पड़ा रहे। मैंने किया नहीं है, भूल गई। वापस आई, पता चला बंदर खाया हुआ है, और इस वजह से 30 किलो का नुकसान हो गया। तो माई मदर बस, हे माँ, माता जी, 30 किलो का नुकसान हो गया। और वो 30 किलो के नुकसान के बेसिस पर वो सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए। पापा जी आए, बिजनेसमैन आदमी है, सारा टाइम दिमाग में क्या घूमेगा, रुपया कितने। वो फोन करके कह रहे हैं ताया जी को, आज आस्था ने नुकसान करा दिया, कितने का नुकसान करा दिया, वो कॉस्टिंग कर रहे हैं, वो कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्टिंग की टीचर मैं हूँ। इंटू 16 अप्रोक्सीमेटली 500 का नुकसान करा। ठीक है, अब मैं उनको नहीं बोल सकती थी, ऑब्वियसली बोलना भी नहीं चाहिए कि 10 केजी तो वैसे ही वेस्ट होने थे, इसका क्या कोई नुकसान गिनता, कोई ना गिनता, बट इस 30 केजी का नुकसान गिना जाएगा। और क्या आपको लगता है कि कल को अगर आपसे ये हरकतें हो जाए तो वाकई आपको भी सुनाया जाएगा, या एटलीस्ट सुनाया ना जाए, हल्का सा बोला जाएगा, या आपके मन में ही आएगा कि मैंने नुकसान कर दिया, क्या उसकी रुपी वैल्यू निकालोगे, थोड़ी बहुत तो निकालोगे। करेक्ट है। इस 10 केजी की अपने हमने कोई रुपी वैल्यू निकाली नहीं थी, क्योंकि ये तो पहले से ही पता था। तो बेटा ये जो दुनिया की रीत है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो रीत है, ये नॉर्मल लॉस था, और ये 30 किलो का अब नॉर्मल हो गया। तो ये बोला जाता है नॉर्मल लॉस का कोई कॉस्ट निकाला ही नहीं जाता, और अब नॉर्मल कॉस्ट का प्रॉपर रोना रोया जाएगा, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, उसकी 1 रुपी कॉस्ट निकाली जाएगी। बात समझ में आ रही है जी सभी को? यही हम मटेरियल चैप्टर में शॉर्टेजेस को लेकर पढ़ेंगे, यही हम लेबर चैप्टर में आइडल टाइम को लेकर पढ़ते हैं। आइए जी आइए, हमारे पास एक हेडिंग स्टार्ट हो रही है, बस ये आपको ये एग्जाम्पल कंप्लीट करवा के मैं फ्री कर दूंगी। पेज नंबर स्टार्टिंग में कम गया। बच्चे पेज नंबर 3.3 पर आइए, पेज नंबर 3.3। आपके पास टॉप में एक ब्लैंक स्पेस होगी, मिल गई, एग्जाम्पल लिखेंगे। टोटल आवर्स पेड फॉर इज, लेट अस से 1000 आवर्स एट द रेट 19 पर आवर। तो आपके पास टोटल पेमेंट आ गई 19,000। टोटल आवर्स पेड फॉर आर 100 आवर्स, जिसमें से पेमेंट हुई 19 पर आवर के हिसाब से टोटल 19,000। इसमें से नॉर्मल आइडल टाइम आप प्रिडिक्ट करके चल रहे हो 950 आवर्स का। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स? 950 नहीं 50, सॉरी 950 ज्यादा हो गया, 50, 950 आवर्स। एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स कितने आ गए? 950। इसी को ही आप टेक्निकल लैंग्वेज में आज बोल रहे हो इफेक्टिव लेबर आवर्स। ठीक है जी, आज आपने इफेक्टिव लेबर आवर्स को लेकर सीखा क्या है कि क्या रोल है इसका, इफेक्टिव लेबर आवर्स का क्या रोल है? पर आवर निकालते वक्त ये डिनोमिनेटर बनता है, तो हम बोल रहे हैं खर्चा हुआ जी 19,000, और 950 आवर्स के लिए हुआ, तो कॉस्ट वेज रेट पर आवर कितना आ गया जी आपके पास? 20। अच्छा, ये तो थे बेटा जी हमारे पास एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स। मैंने एक लाइन की जगह छोड़ी और मैंने बोला एक्चुअल वर्किंग आवर्स वर 700। एक्चुअल वर्किंग आवर्स वर 700।
जो कॉस्ट शीट नहीं, टाइम शीट में जो बुकिंग हुई है वो 700 घंटों की हुई है, तो ये 250 का गैप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब नॉर्मल आइडल टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है जी। अब जरा फर्दर ट्रीटमेंट को लेकर समझना, आपने टोटल 950 आवर्स की कॉस्ट मानी हुई है 20 पर आवर। अब इस 950 में से 250 अब नॉर्मल आइडल टाइम है और बाकी का 700 एक्चुअल वर्किंग आवर्स है। दोनों जगह 20 मल्टीप्लाई करो, एक ये वैल्यू आती है कितनी, 5000, और ये वैल्यू आती है 14,000। अब 14,000 तो चला जाएगा कॉस्ट शीट में, जहां जहां काम हो रहा है जी। एक चेयर बनाने के लिए 10 घंटे लगते हैं, उसकी कॉस्ट शीट में चला जाएगा 20 पर आवर के हिसाब से। जहां जहां काम हो रहा है वहां वहां की कॉस्ट शीट में चला जाएगा ये 14,000, ठीक है जी। बट जहां काम हुआ ही नहीं, ये 250 घंटे अब नॉर्मल आइडल टाइम, फिर भी 5,000 की हमने कॉस्ट माननी है, और इसको हम भेजेंगे टू एन अकाउंट कॉल्ड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, कॉस्टिंग पी&एल नाम लिख लिया। मैंने आज आपको बताया दैट वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट्स दैट इज प्रिपेयर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के बाद कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट बनता है। अब कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट बनाना हम सीखेंगे वॉल्यूम 1 के लास्ट चैप्टर में, बट वैसे उसकी शक्ल क्या दिखाई देती है जरा बात को समझना। दिस इज योर कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट, इसके क्रेडिट में आता है सेल्स, डेबिट में आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता था, कॉस्ट शीट के हिसाब से टोटल कॉस्ट। बेसिकली कॉस्ट शीट बनती है नॉर्मल बेसिस पर, इट इज नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड एनीथिंग अब नॉर्मल। हम बोलते हैं अब नॉर्मल लॉसेस डायरेक्टली कॉस्टिंग पी&एल में डेबिट करोगे, अगर कोई अब नॉर्मल गेन्स हो रहे हैं डायरेक्टली कॉस्टिंग पी&एल में क्रेडिट करोगे। अब नॉर्मल इवेंट्स को हम कॉस्ट शीट में नहीं लेकर जाते, कॉस्ट शीट बनती है नॉर्मल बेसिस पर, एंड फाइनल प्रॉफिट या लॉस फिगर आ जाती है हमारे पास, ठीक है जी। सो आपके लिए जब तक आप कॉस्टिंग पी&एल नहीं बनाना सीखते हो, एनीथिंग अब नॉर्मल ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी&एल। आप ऐसे सोचो, लाइफ में कुछ भी दुर्घटना घटती है भगवान तभी आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर फिलहाल भगवान है कॉस्टिंग पी&एल, ठीक है, और दर्शन देंगे कब, बहुत बाद में जाके 30-40 क्लासेस बाद, तब तक जपते रहे कॉस्टिंग पी&एल कॉस्टिंग पी&एल कॉस्टिंग पी&एल। ठीक हो गया जी, बात समझ में आई है। अब इन शॉर्ट नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या, दोबारा से बोलो, इसका कोई कॉस्ट नहीं माना जाता। इनफैक्ट अब एक लाइन आएगी दैट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इज अब्सॉर्ब्ड बाय रिमेनिंग आवर्स बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट। कहने का मतलब, वैसे तो पेमेंट 19 पर आवर के हिसाब से इन 50 घंटों की भी गई थी, बट हमने उसको भी किधर ट्रांसफर कर दिया, किधर बर्डन डाल दिया, 950 पे। इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट का मतलब पेमेंट रेट वाज 19 बट कॉस्टिंग रेट वाज 20। हमारा डिनोमिनेटर कम हो रहा है, ऑफ कोर्स रेट इन्फ्लेट हो जाएगा। यही बात आपके पास ऊपर लिखी भी हुई है, एक बार चेक करो, पिछले पेज पर चलो, पिछले पेज पर चलो। It is treated as a part of cost of production by building an allowance for normal idle time into labor cost rate. This is done by inflating the cost rate. कहने का मतलब सिंपली इनका बर्डन है तो सही माना जाता है, बट किधर माना जाता है, रिमेनिंग आवर्स पर। हम इनकी कोई कॉस्ट एलिमिनेट नहीं करवाते हैं। 19,000 पे किया था, 19,000 ही हमने कॉस्ट मानी, ठीक है जी। अब नॉर्मल की ट्रीटमेंट क्या है, इट इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये नॉर्मल कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, नॉर्मल कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, कॉस्ट माना जा रहा है बट कहाँ, एज अ सेपरेट आइटम इन कॉस्टिंग पी&एल। और वैल्यूएशन कैसी होगी, हम बोलते हैं जैसे गुड आवर्स की वैल्यूएशन है, वैसे ही अब नॉर्मल आइडल आवर्स की भी वैल्यूएशन है। कॉन्सेप्ट क्लियर। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है सिर्फ और सिर्फ वो छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।